So not all the collisions are responsible for product formation, right? दो फैक्टर है जो गवर्न करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन की. अगर मान लो दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक है, मॉलिक्यूल ए एंड बी कोलाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. So there are two important factors which will govern this reaction, or which will govern the rate of reaction, or which will decide ki whether reaction what is the number of molecules which will participate in the reaction. और वो क्या है दोनों फैक्टर अगर उसको हम देखें तो सबसे पहले तो कि सबसे पहली बात ये है कि इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सकें. समझ रहे हो? जो एनर्जी बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, उनको क्रॉस कर सकें. ये सबसे पहले इतनी कम से कम एनर्जी तो होनी ही चाहिए इनके पास. या फिर इनके पास अगर नहीं है तो जिनके पास है वो रिएक्ट करेंगे, जिनके पास नहीं है वो एज इट इज रह जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो एनर्जी बैरियर बोलेंगे उसको. दूसरा जो है वो है ओरिएंटेशन फैक्टर. ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है कि अगर मान लो सारे मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं और उनके पास एनर्जी भी उतनी है जितनी कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, बट स्टिल देयर इज वन थिंग which might not be there, and that is orientation, proper orientation of molecules in order to form the product. Because orientation change हो सकता है, मॉलिक्यूल रैंडमली कितने सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकता है. तो हो सकता है कि there are some molecules which have sufficient energy but they lack the proper direction, and that's the reason why they don't tend to form product. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा सब लोग. ए जो है यहाँ पे देख रहे हो, ए को हम लोग अरेनस कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है. और ये जो है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर. ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है. प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले जो मॉलिक्यूल होंगे जो ए को गवर्न करते हैं, ठीक है. तो ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए है. उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, आपको पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी और ए दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये मैंने बताया था कल की क्लास में ही. और एक्टिवेशन एनर्जी है क्या ये मैंने पहले ही बता दिया था, और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है ये भी मैंने ग्राफ पे समझा दिया, तो वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट स्लाइड पे. बट लेट्स टेक दिस ग्राफ. और ये कौन सा ग्राफ है, कोई बता सकता है क्या मुझे? सर मैक्सवेल कर्व. बिल्कुल सही, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो मैक्सवेल कर्व में आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि जो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत कम है उनका भी फ्रैक्शन कम है, और मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है उनका भी फ्रैक्शन कम है. तो इस ग्राफ में यही दिखाया जा रहा है कि मान लो कि ये जो है ये एनर्जी फैक्टर बोलते हैं इसको, है ना. ये जो टर्म होता है अरेनस इक्वेशन में, इसको हम बोलते हैं एनर्जी फैक्टर. ठीक है, क्योंकि रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इससे ज्यादा होगी, यहाँ पे एनर्जी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अगर इस बाउंड्री लाइन से ज्यादा होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो वही मॉलिक्यूल सिर्फ फॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट टू व्हेन दे हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. तो पहली चीज तो चलो देखते हैं कि रिक्वायरमेंट तो होगी, चलो उसके लिए हम देख लेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन है या नहीं है. उसके अलावा एनर्जी भी चाहिए, तो दोनों होना चाहिए, सिर्फ एक से नहीं काम चलेगा. एनर्जी है लेकिन ओरिएंटेशन नहीं है तो भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, ओरिएंटेशन है लेकिन एनर्जी नहीं है तो भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा. तो दिस लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1, एंड हमें पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये इधर से नीचे आता जाता है और इधर से ऊपर चला जाता है. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का आई हैव डिस्कस इन गैस स्टेट. तो आप याद करो तो ये ग्राफ टेम्परेचर इंक्रीज करने से ऐसे फ्लैट होता जाता है धीरे धीरे, है ना. तो यहाँ पे यही रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि देखो एट लोअर टेम्परेचर अगर हम लोग देखें तो बहुत यहाँ पे है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से. ठीक है, और अगर हम थोड़े हायर टेम्परेचर पे चले जाएं तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से, ज्यादा या बराबर है. तो हमें ये पता चल रहा है कि यार जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो जो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विच आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, राइट. अगर हम इंक्रीज करेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having kinetic energy greater than activation energy increases.
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर मॉलिक्यूल्स जिनके की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, सॉरी जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा मानो कि यहाँ इतनी है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए, तो इससे ज्यादा होगा वही पार्टिसिपेट करेगा। तो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये ज्यादा हो गए। तो अगर ज्यादा हो गए तो आपको नहीं लगता कि दैट्स द रीजन व्हाई विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज? क्योंकि अगर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करने लगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, तो फिर रेट बढ़ गई ना, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो वही वही तो चीज है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम इज रेट। तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो यहां से भी हमने इसको स्टेब्लिश किया। लेकिन दिस इज वैलिड ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस, गैसियस रिएक्शंस ओनली। तो गैसियस रिएक्शंस इसीलिए, हालांकि जो कोलिजन थ्योरी है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सिंपल जगहों पे एप्लीकेबल है। जैसे गैसियस रिएक्शंस में चलो इजीली अप्लाई कर सकते हैं कोलिजन थ्योरी को। लिक्विड भी सिंपल लिक्विड सॉल्यूशन है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह के केमिकल रिएक्शन में कोलिजन थ्योरी इफेक्टिवली अप्लाइड नहीं है, बट फिर भी इट विल गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ द रिएक्शन विल इज गोइंग टू प्रोसीड। सो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस नाउ, बिकॉज इन आवर सिलेबस और इन आवर स्कोप ऑफ स्टडी देयर इज अनदर थ्योरी एज वेल, which is called activated complex theory, but that is not part of our syllabus, so we'll not discuss that. But ऐसा मत सोचना कि कोई एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाएगा सारा केमिकल रिएक्शन, because this whatever we are discussing is not that कि every molecule is going to follow that pattern. तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन हाँ, इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। तो चलो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स सर मैंने एक डाउट दिया था आपको इसके रिलेटेड। इससे रिलेटेड? ओके, लेट मी चेक। कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड जी सर। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई वाला? जी सर। इसमें कोलिजन थ्योरी का है, पढ़ेंगे इसको भी, कराता हूँ मैं, क्वेश्चन कराता हूँ। इसके भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही है ना? क्वेश्चन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है? क्वेश्चन ही लग रहा है मेरे को तो। सर कॉन्सेप्ट है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई एट 573 केल्विन इज दिस मच, while at the same temperature and concentration the rate of decomposition of N2O5 is this much, while according to collision theory the two must be practically same। हाँ, तो इसमें डाउट क्या है? देखो इनका प्रैक्टिकली सेम ही होना, इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर उनके पास सेम टेम्परेचर पे दोनों रखे हुए हैं, तो देखो अगर गैसियस मॉलिक्यूल सेम टेम्परेचर पे रखोगे तो उनके लिए ग्राफ तो यही होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए जो कन्वर्ट हो उस टेम्परेचर पे, मैक्सवेल कर्व के अकॉर्डिंग, क्योंकि गैसेस सिमिलरली बिहेव करती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो कन्वर्जन जो हो रहा है मॉलिक्यूल का, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर सेम हो जाएगा तो प्रैक्टिकली उनकी रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जानी चाहिए, लेकिन देखा गया तो एक्चुअली में वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है एक्चुअली में, तो डिफरेंट है मतलब वहां पे कोलिजन थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, खैर। तो ये आपको समझ में आया। ये एक बार फिर से मैं एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो पार्ट था, ये जो ग्राफ था, इसको मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो एनर्जी प्रोफाइल क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे कैसे प्रोसीड करते हैं। दिस ऐसा हो सकता है, या फिर इधर से नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जा सकता है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। ठीक है, जो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए वो यहां से लेके यहां तक है, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक। तो यहां से यहां तक देखो, यहाँ लिखा भी है थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई है। ठीक है, कि मिनिमम इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए मॉलिक्यूल के पास इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हर मॉलिक्यूल जीरो एनर्जी के साथ तो स्टार्ट होता नहीं है। अगर हर मॉलिक्यूल जीरो एनर्जी के साथ स्टार्ट होता तो फिर टेम्परेचर मतलब जीरो है इसका मतलब। तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो होती है। तो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट इस एनर्जी से स्टार्ट करता है, तो उस सेंस में उसके पास इतनी एनर्जी और ऐड करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू रीच द थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो इस एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ती है मॉलिक्यूल में, या फिर टेम्परेचर कह लो, या जिस भी फॉर्मेट में हमें उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और अगर वो रिएक्टेंट को दे रहे हैं तो रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। और वहीं अगर प्रोडक्ट को इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है तो उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई वो ये हो गई। ठीक है,
और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। बोलोगे नहीं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो सर रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो आप देखो प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है कि नहीं? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होगा। तो इसको कर दो, ये मैंने कल एक्सप्रेशन कराया भी था आपको। यहाँ देखो ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, ये वन माइनस ये टू। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने बताया था कल की क्लास में, बट फिर भी मैंने आज एक बार ब्रीफ कर दिया। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। अब हम लोग बात ये करते हैं कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंस की तो बात कर रहे थे हम लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंस तो थोड़ा और डिटेल में देख ही लेते हैं कि कैसे कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे कि हमने डिराइव किया था इक्वेशन, अरेनस इक्वेशन क्या है बताओ, कोई बताएगा? k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, है यही है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ln k इज इक्वल टू, दो तरीके से करेंगे हम लोग, देखते हैं। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ये बाई आर टी, लिख सकते हैं कैसे? यस सर। ठीक है, ln a प्लस ln b हो जाएगा, ln b का ln e टू द पावर e तो वन ही हो गया, माइनस ये बाई आर टी आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो आप कि सर जो log ln k है विच इज रेट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी तो देख रहे हैं हम लोग टेम्परेचर पे, इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर टी प्लस ln a। तो सर अगर ln k और 1/t का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें, ln k और 1/t का ग्राफ प्लॉट करें, इसको ये लिखो, तो ln k और 1/t का ग्राफ प्लॉट करने पे कैसा दिखेगा? तो सर वो होगा तो वैसे स्ट्रेट लाइन एक विथ स्लोप माइनस ई ए बाई आर। ठीक है, और जब t जीरो होगा, जब t सॉरी जब 1/t जीरो होगा तो ln k विल बी इक्वल टू ln a, वेयर a इज नॉट इनिशियल रिएक्ट कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। a क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, अरेनस कांस्टेंट। ठीक है, अरेनस कांस्टेंट है ये वो वाला a नहीं है जो हम लोग स्टार्टिंग से रिएक्शन में देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो ln a और इसका स्लोप होगा कुछ माइनस ई ए बाई आर, इस तरह ग्राफ होगा क्या? यस सर। ln k वर्सेस t का। खैर, अब इसमें हमें रिलेशन निकालना है। अगर किसी भी दो सिनारियो को हम लोग डिस्कस करते हैं, एक टेम्परेचर T1 और एक टेम्परेचर T2 पे, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे रेट कांस्टेंट का क्या होगा, यही देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि दो, अगर मान लो दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दिया है, तो हाउ विल वी एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो लेट्स फाइंड इट आउट कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, दो तरीके से कर सकते हैं कि मान लो K1 विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ये बाई आर T1, यही होगा, और K2 is rate constant at temperature T2 which will be equals to e to the power minus EA by R T2। अब देखो सबसे पहले ध्यान देना कि टेम्परेचर चेंज करने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती है, होती है क्या? नहीं होगी, एक्टिवेशन नो एनर्जी चेंज सर। नहीं होगी टेम्परेचर चेंज करने से। तो एक्टिवेशन एनर्जी वही रहेगी रिएक्शन की, सिर्फ टेम्परेचर T1 T2 हो जाएगा और रेट कांस्टेंट K1 K2 हो गया, मैंने मान लिया। अब इन दोनों को एक बार कर दो डिवाइड, तो K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल टू e टू द पावर ये अपॉन आर टी टू माइनस ये अपॉन आर टी वन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या किया? यस सर। देखो जिसको नहीं समझ में आया वो बोलो कि नहीं समझ में आया, तो मैं समझाऊं। सर एक मिनट। देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से सब लोग, e टू द पावर माइनस ये बाई आर टी वन डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस ये बाई आर टी टू। तो ए टू द पावर एक्स अपॉन ए टू द पावर वाई को लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स माइनस वाई।
This can be written as e to the power minus ea by RT1 minus ea by RT2 लिख सकते हैं क्या? बोलो। इसी को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो इसको अब आगे कैसे करेंगे? तो सर आगे हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं कि या तो एक डायरेक्ट रिलेशन यहीं से मिल गया हमें, या फिर आप लॉग ले लो अगर इस दोनों का। अगर हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं सर, तो हमें पता चल जाएगा कि ln k1 अपॉन k2, सॉरी ln k1 अपॉन k2 विल बी इक्वल्स टू ये अपॉन r 1 बाई t2 माइनस 1 बाई t1। बोलो होगा क्या? यस पता है? सर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। तो ऐसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट। ठीक है, दो टेम्परेचर T1 T2 पे K1 K2 का जो कोई रिलेशन पूछे तो आप ऐसे बना सकते हो रिलेशन। एक रिलेशन यहाँ भी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई में भी, बोर्ड में भी। ठीक है, बाकी आपको पता तो है ही, अरेनस इक्वेशन वहां से भी स्टार्ट करके डेराइव कर सकते हो इनकेस कभी भूल गए तो। ठीक है, हाँ जैसे कि हाँ एक और चीज, जैसे कि लोग एक चीज सोच रहे होंगे कि सर ए कहाँ गया, तो ए कॉमन है दोनों में, ए वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम लोग रेशियो लेंगे तो। ठीक है, खैर तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं है तो अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर ऐसा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी करते थे ना हम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी डिस्कस करूंगा मैं, आज की क्लास में कर दूंगा वो भी। तो सबसे पहले तो अरेनस कांस्टेंट का, ये अरेनस इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आप लोग को? ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे, रेट वाले पे, ताकि हमें समझ में आए कि क्या है इसका, कैसे यूज करना है। देखो जनरली क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आपसे पूछ लेंगे जो आपको कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा सा जो सबसे क्वेश्चन हो, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन हो, तो उनको हम लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ। अभी रिसेंटली भी आया होगा, लास्ट ईयर 2019 या 20 में, 20 में तो आया ही होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उससे रिलेटेड चीजें समझ में आने लगी ना आप लोग को, या उसमें कहीं दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस वगैरह कहीं फंसते हैं क्या उसमें? नो सर। नहीं फंसते, ठीक है। एक बार तो ग्राफ ही पूछ लिया था। सर हम्म, सर अगर स्टाइकोमेट्री चेंज हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? क्या स्टोइकोमेट्री चेंज चेंज हो हो रही रही है है? तो कोई हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड करेगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखो स्टोइकोमेट्री किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी, स्टोइकोमेट्री क्या क्या चीजें डिसाइड करती है? आप जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, या किसी भी रिएक्शन की एनर्जी भी, इंथैल्पी चेंज होती है क्या रिएक्शन की डिपेंडिंग ऑन दी स्टोइकोमेट्री? ऐसा थोड़ी होता है कि CO2 की तुम स्टोइकोमेट्री चेंज कर दो तो उसकी एनर्जी ऑफ इंथैल्पी ज्यादा हो जाए, चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो नहीं होगा। खैर देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन है, एक सेकेंड, हाँ एक रिएक्शन है विच इज ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया हुआ है अपने को। ठीक है, एक रिएक्शन के लिए ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ कुछ दिया हुआ है ऐसे। एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज -4606। ठीक है,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट 400 केल्विन, ठीक है, इफ रेट कांस्टेंट is equals to 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 second inverse at 400 Kelvin, ठीक है। तो आपको बताना है देन द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन क्या होगा। बताओ। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया मेंस में। क्विकली जल्दी से। आया क्या? कैसे करेंगे इसको, कोई बताएगा? सर स्लोप तो को पहले ग्राफ से हम वो निकाल लेंगे ई एक्टिवेशन एनर्जी और फिर उसको यूज ठीक कर है, लेंगे दूसरी क्वेश्चन में। ठीक है। तो सर स्लोप तो सब पूरी गिवन है ना, हाँ E/R। तो उसको हाँ बस ये जो आपने पिछले वो फॉर्मूला में ड्राइव किया था ln k1/k2 वाला, उसमें डाल देंगे और k2 वहां से हाँ, फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, यस सही है। सर। दोनों तरीके लगा सकते हो, जैसे कि गुरनूर का कहना है कि मैं सर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा और आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ये भी कर सकते हो आप, क्योंकि E/R अपने को पता है ही, और T1 T2 रख देंगे वैल्यू। तो या ये यूज कर सकते हो। अभिनीत कह रहे हैं कि सर मैं इसमें से क्या करूंगा कि पहले ये इक्वेशन यूज करके E/R इसमें पुट करके और मैं कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहने वाली है। तो आप दोनों सेम ही काम कर रहे हो ऑलमोस्ट, अलग अलग तरीके से। पॉइंट इज आप कोई भी इनमें से इक्वेशन यूज कर लो, आपकी मर्जी है, आपका आ जाएगा आंसर। जैसे कि स्लोप है, अगर आपको दिया हुआ है E/R इतना दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप यहीं से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, है ना। E/R इज इक्वल टू 4606। अब एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी यूनिट में निकालनी है उस पर डिपेंड करता है। E विल बी इक्वल टू, अगर आपको जूल में निकालनी है तो 4606 इंटू 8.314, क्योंकि आर की वैल्यू इतनी होती है ना। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिल गई। एक्टिवेशन एनर्जी को हम कहाँ पुट करेंगे फिर? दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे? तो सर दूसरी इक्वेशन में हम ऐसे पुट करेंगे कि k इज इक्वल टू a टू द पावर, या फिर इसको लिख सकते हो log ln k इज इक्वल टू, जो भी आपका फॉर्मूला था, क्या था? माइनस ए बाय आर टी, यही था ना, प्लस log a। अब अरेनस कांस्टेंट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो बेटर वही रहेगा कि ln k1 अपॉन k2 वाली इक्वेशन यूज करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें अरेनस कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो इसमें भी हो जाएगा, आगे जाके माइनस कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन उसी से करते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो देखो सब लोग ध्यान दो, क्या था फॉर्मूला? ln k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू ये अपॉन r 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1, ठीक है। अब ये अपॉन r अपने को दिया हुआ 4606, तो लिखेंगे ln k1 पता है क्या? k1 पता है 10 टू द पावर 5 माइनस 5 अपॉन k2 नहीं पता है, इज इक्वल टू 4606 इंटू 1 अपॉन t2 कितना है? 500 माइनस 1 अपॉन t1 कितना है? 400, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 20 400 माइनस 500 माइनस 100 अपॉन 2000, तो ln 10 to the power minus 5 upon k2 will be equals to 4606 into minus of 100 upon, यही होगा? नहीं,
अगर यही आ 100 रहा अपॉन सर। करना है तो 100 अपॉन करना है तो ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा भाई, ये आएगा अगर 100 अपॉन करना है तुमको तो। खैर ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/200 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो 1/200 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा यहाँ से ln 10⁻⁻5/K2 इज इक्वल टू 4606/200। कितना हो जाएगा? 4606, तो 46.06 का हाफ हो गया 23.03, है ना? तो विच बी इक्वल टू 23.03 नेगेटिव। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.303 log 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल टू -23.03। ये कितना हो जाएगा? log 10⁻⁻5 अपॉन K2 इज इक्वल टू -10। ये होगा? बोलिए। यस सर। यहाँ से कर दोगे तो 10⁻⁻10 हो गया K1 K2, ऐसे करके सॉल्व कर लोगे। अब आगे यस सर। सर वो गलत नहीं हो गया? कहाँ पे? सर वो 100 और डिवाइडेड बाय 20,000 किया है जो। 100 सर डिवाइडेड उसमें बाय, 2.303 आ रहा है। एक सेकंड, 1/2000 आएगा वहाँ पे। हाँ 1/2000 आ गया, ठीक है। 2000 to 500, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक जीरो ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो गया तो फिर ये 2.303, फिर ये -1 आ जाएगा। इसमें क्या है ना? यहाँ पे -1 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया अपना, इसमें से क्लियर होगी बात। तो -1 हो गया, तो यहाँ से तो फिर तो पता चलेगा K2 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 4, 4। ठीक है। यहाँ से कर दोगे तो K2 आ जाएगा 10⁻⁻4। खैर, तो ये समझ में आया सबको? लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं। जिसको समझ में आया फटाक से लिख के मुझे हाँ बोल दो। यस सर। यस सर। ठीक है, आ गया सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। Two reactions R1 and R2 have identical exponential factors. Activation energy of R1 and R2 are this much. Okay, if K1 and K2 are the constant of reaction, then R1 R2 respectively. ठीक है, दिया गया है कि दो रिएक्शन है जिनकी रेट R1 और R2 है। ध्यान से समझेंगे सब लोग कि दो रिएक्शन है जिनकी रेट, एक की रेट R1 है, दूसरे की रेट R2 है, ठीक है। उसके बाद जो R1 जिसकी रेट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी R2 से 10 किलो जूल पर मोल ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA1 -10 है, क्योंकि इसकी 10 किलो जूल इस वाले से ज्यादा है, ठीक है। किलो जूल पर मोल, यूनिट भी दिया है इनका, किलो जूल पर मोल, ठीक है। इफ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट ऑफ R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है एट 300 केल्विन, ठीक है, देन ln K2 by K1 विल बी, ये दिया हुआ है एट 300 केल्विन, K1 K2, देन K2 by K1, सॉरी ln K2 by K1 क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देना कि इसमें सेम टेम्परेचर पे दो अलग अलग रिएक्शंस की K1 K2 में रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब अरेनस कांस्टेंट जो है, प्री एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंशियल से पहले वाला जो फैक्टर है, तो ए दोनों का ए ही है, दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल है, सॉरी अरेनस कांस्टेंट नॉट एक्टिवेशन एनर्जी। सिनेरियो सेम है, बस इसमें टेम्परेचर
नहीं चेंज हो रहा है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है, मतलब क्योंकि दो अलग अलग रिएक्शन है ये, तो ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है, करके देखो आ जाएगा, जल्दी इजीली आ जाएगा। बस E1 और E2 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ डिवाइडेड बाय T1 T2, करके देखो एक बार। कुछ नहीं, उसको तुमको बार बार उसी चीज को डिराइव करना है, उसी चीज को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना, सेम चलने वाला है प्रोसेस। सॉरी। चलो शिवांगी बताओ कैसे करेंगे इसको। सर एक सेकंड शिवांगी। वो बताओ कैसे करें। क्वेश्चन यूज करके K1 by K2 वाली जो चलो आपने आप अभी बताओ क्या लिखूं, K1 लिख दिया मैंने, बताओ क्या है K1, क्या लिखूं। ln K1 by K2 अच्छा ln K1 by K2, हाँ। हम्म ln A minus E ln A minus E, EA upon हाँ। RT और तो ln K1 RT ही होगा ना फिर, तो K1 by K2 कैसे होगा। इसके बाद आगे भी है क्या माइनस। हाँ जी सर, इसमें K1 ही होगा सिर्फ और वो T1 होगा। हाँ तो इससे आसान ये नहीं रहेगा शिवांगी कि हम लोग ऐसा कर लें कि सर इनिशियली लिख ले ln ln तो बाद में लगा लेंगे। जो इनिशियल फॉर्मेट ऑफ रिएक्शन था, जो अरेनस कांस्टेंट की इनिशियल इक्वेशन थी कि K1, सर K1 हो जाएगा, A तो दोनों का सेम है तो A लिख लेते हैं इसको, माइनस E टू द पावर EA1 अपॉन RT भी सर दोनों का सेम है, ठीक है। और वैसे ही सर अगर हम K2 लिख दे तो डिवाइडेड बाई K2 कर लेंगे इधर, तो K2 इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA प्लस 10 हो जाएगा अपॉन RT, क्योंकि ये 1 माइनस 10 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल तो प्लस हो जाएगा। बोलो तो सर ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। इनको हम अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर कि K1 बाई K2, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू e टू द पावर, सर K2 अपॉन K1 निकालना है। कोई नहीं रिवर्स कर लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। EA1 प्लस 10 अपॉन RT माइनस EA1 अपॉन RT, यही होगा। तो सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो K1 अपॉन K2 जो होगा वो हो जाएगा e टू द पावर, देखो EA1 अपॉन RT, EA1 अपॉन RT कॉमन है तो 10 अपॉन RT लिख दो इसको डायरेक्ट, बताइए किसी को कंफ्यूजन है तो। कैंसिल हो जाएगा, EA1 अपॉन RT पॉजिटिव प्लस 10 अपॉन RT पॉजिटिव माइनस EA1 अपॉन RT नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बोलो। यस सर। EA1 अपॉन RT कैंसिल हो रहा है, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं तो ये पूछूंगा फिर मत बोलना कि सर ये तो मेरे को नहीं समझ में आया। आ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो प्लस 10 था यहाँ पे, दोनों को डिवाइड कर दो ना, RT RT कर दोगे तो प्लस RT और ये RT कैंसिल हो गया दोनों, 10 अपॉन RT बच गया, बस खत्म यहाँ से कहानी। अब यहाँ तक तो आ ही गया तो इसको रिवर्स, सौरभ बोल रहा है कि सर ये उल्टा पूछा जा रहा है, रिवर्स पूछा जा रहा है, तो रिवर्स कर लो, क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। K2 बाई K1 हो जाएगा e टू द पावर माइनस 10 बाई RT, इसमें क्या है, यही होगा। इसका ln लोगे तो माइनस 10 अपॉन RT हो गया, तो ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 10 अपॉन RT। अब क्या है टेम्परेचर की यूनिट क्या है और उसकी यूनिट क्या है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, R की वैल्यू जूल में ही यूज करनी है, तो 8.314 इंटू 400 केल्विन, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, है ना।
अच्छा 10 किलो जूल था ना, तो इसको किलो जूल को 10⁻³ कर दो, और तो क्या, ये किलो जूल में है ना, जूल में नहीं, आर की वैल्यू हम लोग जूल में यूज करना है, या तो आर को भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सर टेम्परेचर 300 नहीं है? 300 लिख लो यार, इसमें क्या है, सॉरी हाँ 300 ही था क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा, कर लोगे। अब इसके बाद ऑप्शन है 8, 12, 6, 4, बताओ कौन सा होगा सही। तो ये हो गया तुम्हारा 10,000 अपॉन 300 कैंसिल हो गया, तो बच गया ये 100, 4। 4, बिल्कुल सही, 4 हो जाएगा इसका आंसर 2017। ऐसे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे यहाँ पर भी दिख नहीं रहे, बट मीन्स एवरी ईयर और मे बी अल्टरनेट ईयर्स काइनेटिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा रेट पे, इस वाले रेट वाली इक्वेशन पे, ये जो इक्वेशन हमने करी है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ अब यहाँ से तो ये हो गया कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट हमने समझ लिया, इसके बाद हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस में कि क्या होगा रेट कांस्टेंट का, कैसे होता है। तो चलो एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं हम लोग, A + B gives C + D, इसको थोड़ा क्विकली करेंगे, हमने पढ़ा भी ये सब चीज को, तो वापस करेंगे क्विकली थोड़ा। मान लेते हैं कि फॉरवर्ड के लिए KF है और बैकवर्ड के लिए KB है, ठीक है। तो KF क्या होगा भाई, तो सर KF हो जाएगा A इंटू e⁻⁻ EA ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन RT, ये होगा क्या, बोलो। और सर KB जो हो जाएगा वो हो जाएगा A e⁻⁻ EAB अपॉन RT। सर जो इक्विलिब्रियम होती है वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, है ना, कि यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस करेंगे। अच्छा ये बताओ, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी बराबर होती है क्या? किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी बराबर होगी ना, बोलो। यस सर होएगी। इक्विलिब्रियम का ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, बोलो सौरभ। बोलो, तुम लोग को समझ नहीं आता क्या, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि विल दी रिएक्शन और नॉट, आपको बताना यस और नो में कि इक्विलिब्रियम पे जो एनर्जी होगी रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट की एनर्जी के बराबर होगी कि नहीं होगी। सौरभ, अभिनीत, होगी। होगी। अमितोज, होगी। होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है उसमें नेट एनर्जी 0 होगी। बोलो। Yes, sir. टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी ऑफ एनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब एंथैल्पी 0 होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की। तो कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम अटेन करती है उसकी एंथैल्पी 0 होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। नहीं होगी ना गधो, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, ऐसा कहाँ पढ़ा है हमने। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। देयर इज नो अदर मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कभी नहीं होता है कि एनर्जी इधर की बराबर होगी उधर से, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इधर के इधर बराबर हो गए। इक्विलिब्रियम का वो मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिलेट्स ओनली रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टुगेदर, एंड व्हेन दे बोथ आर इक्वल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। तो ऐसी गलती कभी मत करना जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया। हो सकता है कि कोई एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसकी नेट एनर्जी 0 हो, ठीक है, 0 एंथैल्पी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक
नो चेंज। लेकिन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तो होता है ना इक्विलिब्रियम में, तभी तो ली चैटलेर प्रिंसिपल से हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम का चेंज विद टेम्परेचर। बोलो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है तो इसकी रेट कम हो रही है, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो इसकी रेट बढ़ रही है। सो एक पॉइंट पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे। दैट रिलेट्स ओनली रेट। ठीक है, तो ऐसी गलती मत किया करो। मैं जस्ट बिकॉज मैं हाँ हाँ बुलवा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हाँ ही बोलना है वहां पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है सर? ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम पे एनर्जी बराबर नहीं होगी। तो यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? यहाँ से हम लोग ये रिलेट करना चाहते हैं कि रेट कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमने डिस्कस भी किया है हालांकि, बट उस इक्वेशन को हम यहाँ पे डेराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? तो करके देखते हैं। आप मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? तो सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बोलो। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही पढ़ा है हमने इक्विलिब्रियम में। तो इट विल बी इक्वल्स टू, ए से ए तो कैंसिल हो गया, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम लोग देखें सर तो वो है e टू द पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट अगर बैकवर्ड रिएक्शन की देखें सर हम लोग तो वो है e टू द पावर माइनस ई ए बी अपॉन आर टी। बोलो। तो सर इसको और सिंप्लीफाई अगर कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा e टू द पावर ई ए बी माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी होगा। अब दोनों तरफ लॉग ले लो तो सर लॉग नॉट लॉग एल एन लिख लेते हैं इसको। एल एन के इक्विलिब्रियम एल एन के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर टी ये बी माइनस ये एफ। फिर इसको लिख सकते हैं एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, अच्छा ई ए बी अपॉन ई एफ क्या है कोई बताएगा? एंथैल्पी। इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है? ई ए बी अपॉन ई एफ होता है या ई एफ माइनस ई ए बी होता है? हाँ, इंथैल्पी क्या होगा? ये जो दिया है वही होगा या इसका उल्टा होता है? यही होगा। इसका उल्टा होगा ना, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है, तो ये हो जाएगा माइनस इंथैल्पी। दिस इज इक्वल टू माइनस डेल एच दिस क्वांटिटी। देखो जाके ग्राफ से मैंने जो समझाया था, नहीं तो ग्राफ ड्रॉ करके देख लो। तो ये हो जाएगा सर माइनस बैकवर्ड की ज्यादा होगी। डेल एच अपॉन आर टी। नहीं, ज्यादा कम का तो कुछ है ही नहीं ना सर, रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है। तुम कैलकुलेट करके, जैसे मान लो तुम ऐसी रिएक्शन बनाते हो एंडोथर्मिक, है ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये हो गया तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ यहाँ से यहाँ तक बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे जब ई एफ माइनस ई बी करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो। जी सर, वो दूसरे वाला ग्राफ मेरे दिमाग में था। दूसरे वाला करोगे तो भी नेगेटिव आना चाहिए ना उस केस में, तो इसलिए उसमें भी यही होगा, सेम ही फॉर्मूला चेंज थोड़ी होगा। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ गई बात कि सर ये ऐसे होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो यहां से एक बात समझ में आई कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, जो हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो टेम्परेचर पे इसी तरह से डिपेंड करता था। हमने एक इक्वेशन डिराइव भी करी थी, आपको याद हो तो? याद है कि फॉर एक्सोथर्मिक इन रिएक्शंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, ये वो ऐसा किया था, याद है? T1 T2 चेंज कर दो तो तुम K1 दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेके और तुम कर सकते हो विद चेंज इन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट चेंज होगा, रेट कांस्टेंट चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। सो यू कैन फाइंड आउट द डिपेंडेंसी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। बोलो। तो एक इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि एट अ मोमेंट
where rate, not rate constant, rate of forward reaction becomes equals to rate of backward reaction, and using that we have found out that equilibrium constant is equals to rate constant of forward reaction divided by rate constant of backward reaction. ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है, और ये हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है अगर आपको याद हो तो. सो यहीं से वो इक्वेशन डिराइव होके आई है. उस टाइम मैंने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि मैंने बोला था कि अभी आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे, मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा, और आज मैंने आपको ये बता दिया कि ये यहाँ से आया है वो इक्वेशन. क्लियर है? आप देखना है केमिकल इक्विलिब्रियम में जाके, जो लोग भूल गए हैं कि कैसे आया था, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में जाके चेक करें, उनको मिल जाएगा. ठीक है, खैर अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, करके आना नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूँ इस चैप्टर को कि क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में. इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका ले लो. ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसको मैं 3 तरह के न्यूमेरिकल्स में डिवाइड कर सकता हूँ. 3 तरह के न्यूमेरिकल्स क्या क्या है सर? तो एक तो न्यूमेरिकल था, 3-4 तरह के. एक तो पहला फॉर्मूला था जो हमने रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ी थी, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. ठीक है, बहुत क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ इस चैप्टर को. ठीक है, तो एक तो न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आए हुए हैं जेई एडवांस में भी, जेई मेंस में भी. बस इस फॉर्मूले को रटने से नहीं होगा, इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन जब तक नहीं समझोगे, इसकी स्कोप नहीं समझोगे जब तक, तब तक कोई फायदा नहीं है. तो सिर्फ लिखने से नहीं होगा, बट मैं समराइज कर रहा हूँ कि क्या मेन पार्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं. इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, कॉन्सेप्ट जिसमें पूछ लिया जाएगा, या कुछ कौन सा यूनिवर्सिटी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट गलत है, ऐसे. लेकिन अगर मैं कुछ ब्रॉडली बताऊं जो कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये इस तरह के, एक तो कॉन्सेप्ट्स हो गए डिफरेंशियल रेट लॉ जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया. दूसरा एक्सपेरिमेंटल जो हमने पढ़ा था, एक कि टेबल दी रहेगी हमें डेटा की, और रेट की इक्वेशन रेट लॉ लगा के, जैसे वैसे तो आपको पता है दूसरा इक्वेशन क्या है कि रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर. ठीक है, तो इस पे बेस भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप इस पे बेस क्वेश्चन क्या, इसके बेस तो पूरी केमिकल काइनेटिक्स ही है. कैसे कि सर रेट की इक्वेशन तो वही रहेगी, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इनटू के, कंसंट्रेशन टू द ऑर्डर चेंज होते जाएगा और अलग अलग इक्वेशन आती जाएगी. हमने पढ़ा है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, वी कैन डिराइव द फॉर्मूला एंड यूज इट टू कैलकुलेट व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. और इनफैक्ट आपको हर चीज का फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश करो कि याद रखो ताकि आप उनको डायरेक्टली यूज कर पाओ एग्जाम में, टाइम बचाओ. तो एक तो ये हो गया. लेकिन इस इक्वेशन को यूज करके जो टेबुलर फॉर्मेट में हम लोग करते थे, उस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और आएंगे. ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, या रेट ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ भी. ठीक है, कि टेबुलर फॉर्मेट में आपको क्या दिया रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन दी रहेगी और कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स दिए रहेंगे अलग अलग टाइम पे, या अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग रेट होगी, ऐसा मान लो. ठीक है, तुमको ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में दिया रहेगा. तो आप क्या करोगे कि जो भी नोन, देखो ऐसा होगा कुछ ना कुछ मैच कर ही जाएगा. 2 इक्वेशन बनानी है आपको, और दोनों इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करना है, एक्स और वाई. ठीक है, कैसे सर? हम मान लेते हैं कि इस सिनेरियो में क्या करते हैं, मान लेते हैं सर कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो है k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y. अब सर अगर यहाँ पे रेट दिया हुआ है, मान लो a कुछ भी दिया हुआ है, a नॉट, b नॉट, c नॉट, और यहाँ पे कुछ भी हमें दिया हुआ है, ये x नॉट, y नॉट, z नॉट, p नॉट, q नॉट एंड r नॉट. तो ये अगर दिया हुआ है सर हमें, तो हम इन दोनों को डिवाइड करें, जैसे x नॉट अपॉन y नॉट टू द पावर x इंटू p नॉट अपॉन q नॉट टू द पावर y इज इक्वल टू a नॉट अपॉन b नॉट. ऐसे इक्वेट करेंगे सर 2 इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें फाइनली पता चल जाए, कुछ ना कुछ करके मैनिपुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से ऑर्डर. याद है आपको ये कॉन्सेप्ट? तो ये इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस आते हैं केमिकल काइनेटिक्स में. तीसरा जो है वो अलग अलग ऑर्डर के लिए है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सर हमने पढ़ा था कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही है इक्वेशन सिंपली.
सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ से अगर हम लोग निकालते हैं तो आ जाता है कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाता है By सर 2K. K upon 2C था। के ठीक है C अपॉन 2K। तो ये आ जाएगा सर हाफ लाइफ इसका। और सर फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती है उसमें इक्वल अमाउंट मतलब हर टाइम पे इक्वल अमाउंट ही कंज्यूम होगा। इसमें इक्वल परसेंटेज कंज्यूम नहीं होता, इक्वल अमाउंट। जैसे पहले मान लो 10 कंज्यूम है तो अगली बार भी 10 ही कंज्यूम होगा, उसके नेक्स्ट टाइम भी 10 ही कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंज्यूम होता है उसमें। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कहानी है। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के और क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मेन यही एस्पेक्ट्स है, बाकी इसके ग्राफ है और इसकी वेरिएशन है। उसके बाद सर हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हमने सीखी। क्या क्या सीखा हमने? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन। ठीक है, और इससे बेस्ड हमने ये भी डिसाइड किया कि सर हाफ लाइफ जो होती है इसकी वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, ln2/k। ठीक है, और क्या डिफाइन किया हमने इसमें? इक्वेशन किया कि सर A इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। ये था क्या? ठीक है, जिसको सर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखे तो ln A अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी भी आता है। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लें, काम आ जाएगा अपने। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सर अलग अलग तरह से दिया रह सकता है क्वेश्चन में। तो आज के लिए आप लोगों का होमवर्क ये भी है कि आप जैसे एक तो हो गई, एक होती है सिक्वेंशियल रिएक्शन कि ए से बी बना फिर बी से सी बना। तो इस केस में क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अप्लाई करेंगे तो, और एक जो पैरेलल रिएक्शन कल मैंने बताया था सौरव को कि बी सी और डी ऐसे बन रहे हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। ये हो गई सिक्वेंशियल क्योंकि सीक्वेंस में चल रही है ए से बी फिर बी से सी एंड सो ऑन, और ये हो गया पैरेलल। तो इन दोनों सिनारियों में क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये आप सोच के और डिराइव करके या कैसे भी आप इसको एक्सप्लेन करके आना मेरे को नेक्स्ट क्लास में। खैर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके ग्राफ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्राफ पूछे जा सकते हैं, नॉट जस्ट कि फर्स्ट ऑर्डर की ग्राफ बता दो। फर्स्ट ऑर्डर में ln k वर्सेस t का ग्राफ पूछ लेंगे, t वर्सेस ln k का पूछ लेंगे, 1/t वर्सेस ln k का, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो यू नीड टू नो द बेसिक इक्वेशन सो दैट यू कैन गेट द डिजायर्ड इक्वेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो यही बेसिक इक्वेशन है, इसी से कहीं ना कहीं वो भी इक्वेशन आएगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट है आपका कोलिजन थ्योरी, अरेनस इक्वेशन, और इससे क्वेश्चन जो आते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। तो उस वाले पार्ट पे भी हम लोग ने आज की क्लास में और आज से पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया है। सो वी हैव कंप्लीटेड केमिकल काइनेटिक्स मोर और लेस। आप देखोगे कोलिजन थ्योरी एनसीईआरटी में पढ़ना, उसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखा उन्होंने, Z इंटू P इंटू ऐसे करके। आप उसको रीड लगाओ, आपको समझ में आ जाएगी बात वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आज शाम को फिर डाउट सेशन है, तो जिन लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए वो आप आओगे, और टेम्परेचर डिपेंडेंस जो है ऑफ रेट कांस्टेंट, वो उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और आपकी दूसरी बुक्स में, उनको करना शुरू कर दो। ठीक है, एनी डाउट्स? बोलो, नहीं है? चलो, थैंक यू वेरी मच।